स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ मानसी दवे भी मौजूद हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज के शो में हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं। 2:05 पे आपके लिए एफएनओ स्ट्रैटेजी बताएंगे। 2:10 पे आपके लिए क्लोजिंग ट्रेड्स भी होगा। 2:40 पे ऑप्शंस के चैंपियन बेहतरीन ऑप्शंस ट्रेड आपके लिए होगा। 3 बजे आपके लिए लेकर आएंगे मार्केट एट 3:10 पे बीटीएटी और एसटीबीटी कॉल्स, और साथ ही 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच भी आपके लिए मौजूद होगा। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बाजार में क्या कुछ हो रहा है, बाजार की चाल किस तरह की दिख रही है। हालांकि बाजार आज काफी उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिली है, लेकिन अभी अगर आप देखें तो बाजार में तेजी बढ़ी है। निफ्टी करीब 50 अंक चढ़कर 25,750 के ऊपर है, तो ठीक ठाक रिकवरी यहाँ पे कह सकते हैं निफ्टी में दिख रही है। 25,775 के आसपास निफ्टी पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी में 375 अंकों की मजबूती दिख रही है। पीएसयू बैंकों से यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है। 58,175 के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर मजबूती ज्यादा है। आज अगर सेक्टर की बात करें तो रियल्टी सेक्टर सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहा है, जिसमें फिनिक्स से सपोर्ट मिल रहा है। फिनिक्स मिल्स के अलावा लोढ़ा है, यहाँ दोनों ही शेयरों में 3 से 5% की मजबूती दिख रही है। साथ ही रियल के बाद फार्मा शेयर्स ये भी ऐसे सेक्टर में शामिल है जहां पे अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ग्लैंड फार्मा, इप्का लैब, ये दोनों स्टॉक्स 2 से 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। साथ ही रियल एस्टेट के अलावा, फार्मा के अलावा सरकारी बैंक्स, फार्मा, मेटल शेयरों में भी आज के सत्र में अच्छी तेजी दिख रही है। तो ये कुछ बाजार की बड़ी बातें हैं। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पर काफी कुछ यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए बाजार ब्रॉडर मार्केट की ओर बढ़ते हैं और आज के बजिंग स्टॉक्स क्या हैं ये जानते हैं अपने सहयोगी मानसी बताइए मार्केट में क्या कुछ बज हो रहा है, कौन सी बड़ी खबरें हैं और किस तरह के एक्शन दिख रहे हैं। बिल्कुल, आपकी अनुपस्थिति में विश्वमोहन बाजार में उतार चढ़ाव थे। आज वापस आप आ गए हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद। छठ पूजा मनाई है आपने, उम्मीद करते हैं कि आप और आपके परिवार ने फेस्टिवल अच्छे से मनाया होगा। बिल्कुल, काफी फेस्टिविटीज की मूड काफी बेहतर था वहाँ पे, और उम्मीद करते हैं बाजार भी उसी मूड में रहे आगे भी। हाँ बिल्कुल, देखिए आज इस वक्त अगर आप देखेंगे दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार काज कर रहा है। 25,771 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं मजबूती है। उतार चढ़ाव दिन भर रहे मार्केट में, लेकिन एटलीस्ट टुवर्ड्स क्लोजिंग अब हम देख रहे हैं कि बाजार में लेवल्स जो हैं टुवर्ड्स अपसाइड नजर आ रहे हैं। 25,776 के लेवल्स हमने देखे हैं आज ऊपरी स्तरों पर। उन्हीं लेवल्स के यानी कि दिन के उच्चतम स्तर के बिल्कुल करीब बाजार इस वक्त कामकाज करता हुआ, इसे एट डेज हाई ही कहेंगे निफ्टी। तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी पर भी नजर होनी चाहिए। 400 अंकों की मजबूती 58,152 के स्तर पर, वहां पर भी ट्रेंड जो है बिल्कुल मजबूती का। बोथ ऑफ इट निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छी मजबूती के बीच कामकाज करे। फर्स्ट हाफ में अगर बाजार की तस्वीर देखी तो वहां हम समझ पा रहे थे कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी के, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे बेंचमार्क्स में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला है। ब्रॉडर मार्केट्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। छोटे में डॉलर स्टॉक्स की अगर बात करें, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन हम देख पा रहे हैं, बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है, और अच्छी खासे मूव्स आपको देखेंगे। ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स के गेंस मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बढ़त के साथ करीब 150 अंकों की मजबूती पर कामकाज देखने को मिला है। इन तमाम के पीछे की वजह है, एक तो रिजल्ट सीजन, नतीजों का सीजन अच्छा है और तिमाही नतीजे लगभग सारे सेक्टर्स के जो आ रहे हैं वो अच्छे खासे आ रहे हैं। एक हाथ दो कुछ पीसेज या स्क्रिप्ट्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा सेक्टर वाइज थीम्स जो है वो डेवलप होती दिख रही है। आईटी से शुरुआत हुई, उसके बाद एफएमसीजी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, हमने ये तमाम सेगमेंट्स के नंबर्स देखे। और यहाँ से आगे टेलीकॉम प्लेयर्स के नतीजे आने वाले हैं। इनफैक्ट कल के सत्र में भी निफ्टी की 5 कंपनियां हैं जिसके नंबर स्लेटेड हैं। एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंटरग्लोब एविएशन, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, ये तमाम के रिजल्ट्स कल आने वाले हैं। और कैश की तो एक लंबी लिस्ट है जिसके नतीजे पोस्ट होते हुए दिखेंगे, तो इन तमाम पर फोकस है भी। इसके अलावा ऑटो बिक्री के आंकड़े टुवर्ड्स वीकेंड आते हुए दिखे, और उसका जो रिफ्लेक्शन है ऑटो सेक्टर पर आज पड़ता हुआ दिख रहा है। आज ऑटो कह लीजिए, ऑटो एंसिलरीज की चाल कह लीजिए, अच्छे खासे मजबूती का ट्रेंड वहां पर दिखा रही है। इन सब के बीच एक कंसर्न जो है वो ये है कि इंडिया विक्स में करीब 4.5% के स्पाइक्स नजर आ रहे हैं। अब ये इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर, और यहाँ पर अगर बढ़त है तो एक कंसर्न का काम करती है। लेकिन ठीक है, इस वक्त मार्केट में इंडेक्स वाइज लेवल बेस्ड कामकाज जो है बाजार अपने आप को ठीक ठाक तरीके से संभाल रहा है, इसलिए थोड़ा इसे नजरअंदाज किया जरूर जा सकता है। लेकिन हाँ, इसे हम वॉच आउट जरूर कर रहे हैं कि इंडिया विक्स में ये बढ़त है क्यों।
इसके अलावा अगर आप देखें आज अभी भारती एयरटेल, टाइटन, पावर ग्रिड जैसी कंपनियों के नंबर्स आने बाकी हैं। ड्यूरिंग द सेशन ही लगभग इनमें से सब निफ्टी की बड़ी कंपनियों के नतीजे आते दिखेंगे, साथ साथ उन स्टॉक्स में रिएक्शन आता हुआ दिखेगा भी। एंड नतीजों का दम है जो कि इस वक्त बाजार में एक्शन हम देख रहे हैं। ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर बातचीत और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि हर रोज ग्लोबल फ्रंट पर भी कुछ ना कुछ मिल जा रहा है। कच्चे तेल की चाल, ब्रेंट क्रूड में उबाल है और सोने चांदी के लेवल्स जो हैं उसमें उठापटक के बीच कामकाज नजर आ रहा है। निफ्टी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस वक्त अगर आप देखेंगे, निफ्टी फिलहाल जो कामकाज कर रहा है 25,757 के लेवल्स पर, अभी 25,700 तक जाता है, इसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर माने। और रेजिस्टेंस जो है 25,750 25,850 इस दायरे को मानकर चले, क्योंकि आज ही के सत्र में हम देख रहे हैं लगभग 25,750-55 के लेवल्स को काफी हद तक टेस्ट करने के बाद वापस से घूम जा रहा है। और इसी के चलते सपोर्ट जो है 25,700 और ऊपरी स्तर पर 25,750 से 25,850 100 अंकों के दायरे को एक मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर मैं मानकर चल रही हूँ। बैंक निफ्टी 58,150 के स्तर, देखिए 58,150 के ही इर्द गिर्द इस वक्त कामकाज कर रहा है और उन्हीं को सपोर्ट के तौर पर मानकर आप चल सकते हैं। 58,200, 58,300 इस दायरे को यहाँ पर मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर मानकर चले, क्योंकि इसी दायरे में काफी हद तक लेवल बेस रहने के बाद भी हम देख रहे हैं कि वो वापस घूमकर 58,150 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। लेकिन हाँ, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में बूस्टअप है, मजबूती, और ये कायम रहेगी। अब भी गिरावट में खरीदारी के मौके बाजार में ढूंढने हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है। इसके अलावा ट्रिगर पॉइंट्स ढेर सारे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हैं और खबरें तो एक्सचेंजेस पर विश्वमोहन लगभग हर रोज इतनी सारी आ रही हैं। आज सुबह जब हम पावर ट्रेड मार्केट्स लाइव की शुरुआत करते हैं तो लिटरली हमारे पास खबरों वाले शेयर्स, रिजल्ट्स का एक्शन, ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट इतने एक्टिव होते हैं, ये सब कुछ बाजार पर इस वक्त रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है। सो ये हो गई स्ट्रैटेजी, लेकिन इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए फिर आपके लिए ओपनिंग ट्रेड्स के आइडिया क्या होंगे, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी वाइज हमारे एक्सपर्ट के रडार पर कौन से लेवल्स अहम हैं, ये जानना जरूरी है। स्वाति होतकर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वाति, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। एज वी स्पीक टुवर्ड्स डे हाई, अच्छी मजबूती के बीच कामकाज कर रहे हैं मार्केट्स, कैसे देख रहे हैं मार्केट का आउटलुक? गुड आफ्टरनून एवरीवन। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करो तो नीचे में निफ्टी में हम देख रहे हैं कि 25,500 एक काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है। बाय 20 DM है, वहां तक मुझे लगता है डाउनफॉल होते हुए नजर आएगी, वहां से वापस एक पुल बैक रैली हमें देखने मिल रही है। करंट लेवल्स पे आई बिलीव 25,840 के एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन, एक बार वो क्लियर कर देगा तो एक अच्छी खासी स्विफ्ट रैली हमें वापस देखने मिल सकती है 26,000 26,200 के रेंज में। बैंक निफ्टी की बात करो तो वो भी उसके सेटअप्स काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने एक फ्लैट पैटर्न बनाया है एंड उसके बॉडी का कंसोलिडेशन फेज में। अगर आप लास्ट 6 to 7 डेज ट्रेडिंग सेशन का डेटा देखोगे तो इट गॉट स्टक विद इन द रेंज ऑफ 57,500 to 58,500। नाउ इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। मुझे लगता है कि ये फ्लैट पैटर्न है, इसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जैसे ही आएगा 58,500 की, काफी अच्छी स्विफ्ट रैलियों में हायर साइड लेके जा सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट 59,500 to 60,000 के लेवल्स तक टच है। तो बैंक निफ्टी विल बी द वन हु विल टेक अ निफ्टी ऑन द हायर साइड मुझे लगता है। तो ओवरऑल सेटअप्स दोनों के काफी स्ट्रॉन्ग है, व्यू पॉजिटिव रहेगा ऑन द मेंशन टारगेट्स। क्वालिटी काउंटर्स में बाइंग पोजीशंस बनानी चाहिए, अगर कोई भी छोटे छोटे डेप्स आते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ऑन वीकली चार्ट, मंथली चार्ट्स अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव इंटैक्ट है, तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है स्टॉक्स मार्केट पे। तो आपका व्यू पॉजिटिव है यहाँ पर इंडेक्स को लेकर, लेकिन एक बैंक निफ्टी आपको लग रहा है कि सपोर्ट कर सकता है निफ्टी को, तो बैंकिंग स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी तेजी है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए करीब 4.5% तेजी है। पीएसयू बैंक पूरा लीड कर रहा है पूरे पैक को। कैनरा बैंक, SBI सब में अच्छी तेजी है, 2 से 5% तक की तेजी है। स्वाति जी, यहाँ से क्या पसंद आ रहा है आपको सरकारी बैंकों में? सरकारी बैंकों में बात करें तो डेफिनेटली कैन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली दी है। मुझे लगता है एट द करंट लेवल्स पे हम बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं, बट नॉट 100%, क्योंकि लास्ट अगर आप 2 महीनों से देखोगे तो काफी नॉन स्टॉप रैली थी। अगर कोई भी डेप्थ आता है तो मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, ये दोनों ऐसे काउंटर्स है जिसमें बाइंग पोजीशंस लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए बना सकते हैं।
270 is the good level for the Bank of Baroda. अगर कैनरा बैंक की बात करें तो करंट लेवल्स पे 30-40% है रिकमेंडेड, बट नीचे में मुझे लगता है 130 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बन चुके हैं। तो ये दोनों काउंटर्स में बैंक पोजीशंस बना जा सकती है लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में टारगेट है 340 के, एंड कैनरा बैंक में एटलीस्ट 155 to 160 के लेवल्स टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो 155 to 160 के टारगेट है कैनरा बैंक के लिए और 340 का टारगेट है बैंक ऑफ बड़ौदा का। ये मीडियम टर्म के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, एक और सेक्टर है जो आज सबसे ज़्यादा बज कर रहा है, रियल एस्टेट का, जहाँ पे फिनिक्स देखिए, डीएलएफ देखिए, लोढ़ा, प्रेस्टीज, सब में अच्छी तेजी है। 2.5 से 4% तक के आसपास की तेजी यहाँ पर इस सेक्टर में दिख रही है। यहाँ से कुछ क्या पसंद आ रहा है आपको स्वाति जी रियल एस्टेट में? यस, रियल एस्टेट पे मुझे प्रेस्टीज काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप्स नजर आ रहे हैं। अगर वीकली चार्ट में देखोगे तो 2024 से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट आ रहा है ये वीकली चार्ट्स में, इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशंस में वीकली चार्ट्स में। तो दो इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मेशंस बन रहे हैं लार्जर डिग्री, जो कि कहला कि इसमें ट्रेंड रिवर्सल्स मोमेंटम रैली हमें नजर आएगी। तो करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। आज के लिए मेरा ये टॉपिक रहेगा प्रेस्टीज 1870-1900 के टारगेट्स में देख रही हूँ करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 1750 का, एंड गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन इन प्रेस्टीज। ओके, तो चलिए ये रहा है फिलहाल प्रेस्टीज एस्टेट 1870 के टारगेट्स को ध्यान में रखे 1750 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस बीच स्टोव क्राफ्ट के नंबर्स स्क्रीन पर आ रहे हैं। कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा 49 करोड़ से 57 करोड़ पर सालाना आधार पर कंपनी की कामकाजी मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यूज और मार्जिन के डेटा पॉइंट्स में भी बढ़त है। मार्जिन 11.7% से बढ़कर 11.9% पर आते हुए दिखे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें मुनाफे में भी 16 करोड़ से लेकर 21 करोड़ सालाना आधार पर बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला है। स्वाति, एज वी स्पीक स्टोवक्राफ्ट में रिजल्ट पैक्ड मूव आना शुरू भी हुए हैं, 2% तक के गेन्स आप देख पाएंगी। रिजल्ट का एक मूव यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन टेक्निकली चार्ट पर अगर आपकी कोई राय है तो बताइए। इस टेक्निकली चार्ट्स डेफिनेटली पॉजिटिव है। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से उसकी रैली हम लोग ने ऑलरेडी देखी है, मुझे लगता है फैक्टरिंग हो चुकी है रैली। अपसाइड में अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 815 के आसपास का। एक बार वो क्लियर हो जाएगा तो वापस एक अच्छी ये रैली कंटिन्यूड हो सकती है एटलीस्ट 830 to 840 के रेंज में। अगर जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। 770 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड कैरी योर लॉन्ग पोजीशंस फॉर टारगेट ऑफ 840 to 850 लेवल्स। ओके, तो चलिए ये एक राय फिलहाल हमें मिलती हुई स्टोवक्राफ्ट पे। एब्सोल्यूट रिजल्ट बैक्ड एक्शन है और टेक्निकली चार्ट चेक कर स्वाति जी ने भी अपना टेक, अपना नजरिया हमें बताया है। बाजार में इस वक्त सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से मिल रहा है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, SBI, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, यानी कि क्लियरली बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स का खेमा जो है अच्छी मजबूती दिखा रहा है। और साथ साथ ऑटो क्षेत्र दाल में भी मजबूती है। ऑटो बिक्री के जो डेटा पॉइंट्स आए हैं उसका एक असर है जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है। ऑन दी फ्लिप साइड मारुति, ITC, LNT, TCS, JSW स्टील जैसे काउंटर्स जहाँ पर बिकवाली जो है लार्जर कंट्रीब्यूटर्स जो कि लगार्ड्स है गिरावट झेल रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक रियल एस्टेट, सरकारी बैंक, फार्मा, मिड सेलेक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, एनर्जी, तमाम सेक्टर्स में अच्छा एक्शन है। IT सेक्टर ने आज एक बैक सीट पकड़ी है, बिकवाली का दबाव वहां पर देखने को मिला है। बट अदरवाइज रियल एस्टेट, जिसका अभी विश्व मोहन भी जिक्र कर रहे थे, आउट परफॉर्म करता हुआ सेक्टर। उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं सरकारी बैंक। स्वाति जी, सरकारी बैंक्स का खेमा अच्छी मजबूती हम देख रहे हैं। RBL बैंक के चार्ट्स को देखें, इसके अलावा भी लगभग कई सारी बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा में 4 से 5% के गेंस हैं। इंडियन बैंक, लार्जर बैंक्स एज वेल एज स्मॉलर बैंक्स और साथ ही सरकारी बैंक से लेकर प्राइवेट बैंक स्पेस तक कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अगर आपके फोकस रेडार पर हो तो? यस, डेफिनेटली। मैंने PSU बैंक्स में ऑलरेडी मैंने कहा है कि कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लग रहा है। नाउ लार्जर कैप्स में कोटक बैंक्स मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। नाउ बाय कोटक बैंक बिकॉज ये पर्टिकुलर स्टॉक आपका मंथली चार्ट्स देखोगे तो इसमें 5 इयर्स का कंसोलिडेशन फेज है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक्स अभी भी काफी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। विद इन द रेंज ऑफ 1600 to 2100 के हम लोग एक रेंज देख रहे हैं लास्ट 5 सालों से। एंड ये साल ये रेंज ब्रेकआउट देने के वर्ज पे है। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड रैली दिखाने के एटलीस्ट 2400 से 2500 के लेवल्स तक, वहां तक अपसाइड लॉन्गर टर्म होराइजन के टारगेट से। तो बैंक कोटक बैंक ने ऑलरेडी जिस हिसाब से हम लोग ने सितंबर से रैली देखी है 1900 टू ऑलमोस्ट 2270 के रेंज, वो ऑलमोस्ट अभी 50%, 61.8% रिट्रेस हो चुके हैं। 50 एंड 100 DMA के काफी स्ट्रांगली सपोर्ट्स
प्लेस्ड हो रहे हैं या करंट लेवल्स पे, तो आप सीएमपी पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस पे इनिशिएट कर सकते हैं। 2118 के रेंज में ये चल रहा है। इनिशियल टारगेट विल बी 2250, देन बियॉन्ड दैट लेवल 2300 लेवल्स हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कोटक एक अच्छा काउंटर है, यहाँ पे भी आफ्टर रिट्रेसमेंट बाइंग पोजीशंस बनानी चाहिए। ओके, लार्जर बैंक प्लेस में कोटक महिंद्रा बैंक है जिस पर फोकस होना चाहिए। अच्छी मजबूती वहां पर नजर आ सकती है और 0.5% to 1% के गेंस भी हम देख रहे हैं। स्वाति, आपसे आपके क्लोजिंग ट्रेड्स भी हम समझेंगे, लेकिन इस बीच नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईच नाउ स्वदेश पर। आप बताइए आपकी तरफ से मार्केट वाइज क्या रणनीति है और फिर स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ आपके फोकस रेडार पर? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट में निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद ये जो रिबाउंड है थोड़ा कॉन्फिडेंस देने वाला है और जिस हिसाब से 25,700 के ऊपर फिर से टिक रहा है, अगर यहाँ पर 25,800 के लेवल रिक्लेम हो जाते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग बनती हुई नजर आएगी, जो निफ्टी को यहाँ से 25,850 और 25,900 से 26,000 तक के लेवल्स तक छूती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल खरीदारी पर फोकस है, बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक 2 लॉन्ग आइडिया है मेरे साइड से। सबसे पहले देखिए रियल स्टेट सेक्टर का आप जिक्र कर रहे थे, प्रेस्टीज स्टेट, इनफैक्ट अक्रॉस ऑल रियलिटी स्टॉक्स हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट प्रेस्टीज स्टेट ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो हमें पसंद आ रहा है। टेक्निकली काफी अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, इसके साथ साथ डेरिवेटिव डेटा भी देखे तो 2% के आसपास का हुआ इजाफा हुआ है, तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। ऊपरी स्तर पर 1860 के टारगेट के लिए प्रेस्टीज को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1751 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर का भी सेटअप काफी पॉजिटिव है। आज हमें यहाँ पर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काउंटर ने अपने पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन की जोन को ब्रेक किया है ऊपरी स्तरों पर, और ऊपरी स्तरों पर 1260 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मोमेंटम काफी अच्छा है। 1260 को टारगेट को ध्यान में रख के खरीदारी करने की सलाह, 1170 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, टाटा कंज्यूमर 1260 के लेवल्स, 1170 का स्टॉप लॉस, करीब 3% के गेंस हैं। नीलेश जैन जी की तरफ से उनकी दूसरी कॉल भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी विद टारगेट स्टॉप लॉसेस फ्लैश करेंगे हम, ताकि आप इसे नोट डाउन कर सके। कंजम्पशन पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका भी पॉजिटिव नजरिया है, बताएं आपकी क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? करेक्ट, ऑलमोस्ट दोनों के सेम कॉल्स जनरेट हो गए। प्रेस्टीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, सेकंड मेरे टाटा कंज्यूमर्स है। टाटा कंज्यूमर्स क्यों? क्योंकि टेक्निकली अगर मंथली चार्ट्स पे देखोगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट्स है। वीकली चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो एक काफी स्ट्रांगली अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, तो सेटअप्स ऑन दोनों लार्जर डिग्रीज पे काफी स्ट्रांग है। आज के दिन हम लोग ने काफी अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स देखा है। लास्ट 4 दिनों से ये देख रहे थे कि 1180 और 1150 के रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। आज उसमें काफी वॉल्यूम ब्रेकआउट्स हमें देखने मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है टेक्निकली इसमें काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस हमें देखने मिल रहे हैं। ये रैली एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी 1240 1250 के लेवल्स तक, तो करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा एंड प्लेस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1150। ओके, तो चलिए दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से उनकी कॉल्स जो हैं, कन्विक्शन दोनों का ही रियल एस्टेट एज वेल एज कंजम्पशन बास्केट पर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार मार्केट का एक्शन और हमारे एक्सपर्ट से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की तेजी अब बढ़ी है इस दौरान। देखिए इंडेक्स लेवल पर भी तेजी अच्छी दिख रही है। अब 25,800 के ऊपर अब निफ्टी पहुंच चुका है, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कमजोरी के बाद यहां से देखिए डे लो से तो अच्छी रिकवरी आपको दिखेगी 150 अंकों से ज्यादा की। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स है उस पर चर्चा करना जरूरी है। अंबुजा सीमेंट अच्छे नतीजे आए, Q2 नेट प्रॉफिट करीब 268% बढ़ा। इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक खबर भी आ रही है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लोअर बैंड में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वोडा आइडिया को एक बड़ी राहत दी है। ये खबर आपके लिए अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट से वोडा आइडिया को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में बदलाव को मंजूरी भी दे दी है। ये पूरी डिटेल्स हम आपसे आगे चर्चा भी करेंगे। तो वोडा आइडिया को लेकर रिएक्शन भी देख रहे हैं, स्टॉक्स पे आना शुरू है। सडन स्पाइक आप देख पा रहे हैं और डे हाई पे वोडा आइडिया का स्टॉक आ चुका है।
तो एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से, उसकी डिटेल्स जल्द हम आपके पास लेकर आएंगे। तो अच्छी तेजी है, लेकिन चलिए इस पर एक टेक ले लेते हैं, फिर खबर भी हम आपको बताएंगे। नीलेश जी, वोडा आइडिया कैसा लग रहा है आपको स्टॉक, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट रहता है यहाँ पर, क्या लग रहा है यहाँ पर कुछ प्रोस्पेक्ट है? क्योंकि कुछ यूएस के पीई फंड्स की भी इन्वेस्टमेंट की खबरें आ रही है और जो क्वांटम है वो 25 से 30 हजार करोड़ के आसपास का हो सकता है, इस तरह की खबरें आ रही है। ईटी के हवाले से ये खबर आ रही थी, बताइए क्या जानकारी आपके पास और है, और इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है? बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा रिबाउंड हम आज देख रहे हैं निचले स्तरों से, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर स्पेन आउट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक फॉलोअप मूव और भी ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकता है, जो इस काउंटर को 10 रुपए के पार ले जा सकता है। 10 से 10.5 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो बने रहे। फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है। काउंटर अब अपने सारे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल चुका है, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से यहाँ पर एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से यहाँ पे अपसाइड एक देखने को मिल सकता है, जल्द 10 के ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नीलेश जी को लगता है। और ये खबर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में बदलाव को मंजूरी दे दी है और एक बड़ी राहत कह सकते हैं वोडा आइडिया के लिहाज से। एजीआर बकाया वाला ये मामला है और उसमें एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलती दिख रही है। स्वाति जी, आपसे एक राय लूंगा, क्या लग रहा है इस खबर का कितना ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? क्या इस स्पाइक के बाद क्या करना चाहिए? वोडा आइडिया क्या अभी भी खरीदारी के लिए सही है क्या ये स्टॉक? मैं कहूंगी कि व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, जिस हिसाब से चार्ट सेटअप और प्राइस मोमेंटम चल रहा है, बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस मैं नहीं इनिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है ये अभी रेजिस्टेंस जोन पे 10.5 और 11 वहां तक की मैक्सिमम ये रैली हमें एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी, एंड वापस एक डाउनफॉल या प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिलेगा। अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो 8 और 7.5 के रेंज में आप बना सकते हो, नॉट एट द करंट मूव। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड ऑन कीजिएगा, 8 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिएगा। अपसाइड में मुझे लगता है टारगेट 11 के आसपास हमें देखने मिल सकते हैं। एजीआर बकाया और जुर्माने से जुड़ा हुआ जो मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव को मंजूरी दे दी है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक बड़ी राहत कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वोडा आइडिया के लिए दी गई है और उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। हम अंबुजा सीमेंट की बातचीत कर रहे थे। दूसरी तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो जबरदस्त बढ़ा है, 268% बढ़कर 1766 करोड़ हो चुका है। रेवेन्यू में भी अच्छा जंप आया है और कंपनी के जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो भी काफी बेहतर तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रोलॉन्ग मानसून जो चैलेंजेस थे, क्योंकि मानसून सीजन में सीमेंट की खपत कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के नतीजे ये काफी एनकरेजिंग है पूरे सीमेंट सेक्टर को लेकर भी। रियल एस्टेट की हमने बात की, अब उससे जुड़ा हुआ ही सेक्टर है ये सीमेंट सेक्टर। नीलेश जी, अंबुजा सीमेंट आपको कैसा दिख रहा है? आज के सत्र में तो अच्छी तेजी है, लेकिन डे हाई से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 1.5% के आसपास की तेजी है, क्या करें? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हम जरूर देख रहे हैं, बट एक अच्छा स्टॉक है विद इन सीमेंट पैक, एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल से 600 के पार काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है नवंबर सीरीज में, और 555 का स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट नॉट इमीडिएट बेसिस, बट ये नवंबर सीरीज की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 600 के पार जाने की क्षमता रखता है अंबुजा सीमेंट। ओके, तो चलिए अंबुजा सीमेंट पर ये टेक टेक्निकल नजरिया फिलहाल हमें मिलता हुआ और इसी पर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच टाइटन भी नतीजे आने वाले हैं और नंबर्स कैसे रह सकते हैं, इस पर हमारी सहयोगी स्नेही थोड़ी देर पहले जुड़ेगी। लेकिन इस बीच समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वोडाफोन आइडिया एजीआर बकाया और जुर्माने से जुड़े हुए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आते हुए दिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है और उसी के चलते स्टॉक में हम देख रहे हैं पॉजिटिव मूवमेंट। इस वक्त करीब 10% के गेंस के साथ यहाँ पर कामकाज देखने को मिला है। समीर है हमारे साथ, सारी डिटेल्स लेकर। समीर बताएं। जी बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया के लिए ये जरूर एक राहत भरी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस बात को सामने रखा था कि हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें कुछ कंफ्यूजन है। एक विशेष पैराग्राफ की तरफ इशारा करते हुए वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि उस पैराग्राफ के चलते ये क्लैरिटी नहीं है कि जिस रिकंसिडरेशन का जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर रहा है
वो सिर्फ एडिशनल एजीआर ड्यूज पर होगा या फिर पूरे एजीआर ड्यूज पर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की जो फ्रेश याचिका है या जिस पैराग्राफ पे करेक्शन की का जिक्र किया गया था उसको स्वीकारते हुए उसमें क्लैरिटी दे दी है। और इस क्लैरिटी का सीधा मतलब ये है कि अब केंद्र सरकार या टेलीकॉम मंत्रालय ना सिर्फ एडिशनल एजीआर ड्यूज बल्कि पूरा जो एजीआर ड्यूज है उस पर रीअसेसमेंट कर सकती है। वोडाफोन आइडिया पर जो एडिशनल एजीआर ड्यूज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने लगाया है वो तकरीबन 9,500 करोड़ रुपए का है, जबकि वोडाफोन आइडिया पर जो टोटल एजीआर ड्यूज है वो 84,000 करोड़ रुपए का है। एक भारी भरकम राशि है जिससे जाहिर तौर पे वोडाफोन आइडिया की जो वित्तीय मुश्किलें हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो लगातार गहराती जा रही हैं। और इसी को लेकर के वोडाफोन आइडिया ने एडिशनल एजीआर ड्यूज पर पुनर्विचार और उसको क्वैश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस एडिशनल एजीआर ड्यूज को क्वैश करने की अपील वोडाफोन आइडिया की खारिज कर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार से पुनर्विचार के लिए मंजूरी या यूं कहे कि गेंद उनके पाले में डाल दी थी। अब ये है कि केंद्र सरकार एडिशनल एजीआर ड्यूज इसके साथ ही साथ टोटल एजीआर ड्यूज पर पुनर्विचार कर सकता है। ये अपने आप में पर्याप्त इशारा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि केंद्र सरकार टेलीकॉम मंत्रालय न सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए बल्कि पूरे सेक्टर के लिए कुछ राहत भरे कदम उठा सकता है, जिसका बड़ा फायदा वोडाफोन आइडिया को जाहिर तौर पे मिल सकता है। बिल्कुल समीर, बेहद जरूरी जानकारी दे रहे हैं आप। सरकार को बातचीत और पहले सिर्फ अतिरिक्त एजीआर मामले में राहत थी, लेकिन इस पर एक ये डेवलपमेंट आता हुआ आपको याद होगा, इसमें जब लास्ट डेवलपमेंट आया था तब भी हमने आपको कैटेगोरिकली बताया था। समीर वैसे शुक्रिया ये सारी जानकारी अपडेट्स में बताने के लिए। एजीआर के कुल ड्यूज की अगर बात करें 83,400 करोड़ है, विथ टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रम, पेनाल्टीज, इंटरेस्ट, ये सब मिलाकर 2 ट्रिलियन रुपए तक जाता हुआ दिखता है। फ्रेश डिमांड भी थी 9,450 करोड़ के FY18 to 19, जिसे चैलेंज किया गया था बाय द कंपनी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वोडाफोन आइडिया ने यह भी कहा था कि हमारे लिए अगर इसी तरह की सिचुएशन चलती रही तो वित्त वर्ष 2026 से आगे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और उसी के चलते तब हमने देखा था स्टॉक में जब ये खबर आई थी ऑलमोस्ट 5% का डाउन ट्रेंड भी नजर आया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में बदलाव को मंजूरी दे दी है। तब सुप्रीम कोर्ट का भी ये व्यू था कि इस मामले में किसी न किसी तरीके का सोल्यूशन बेहद जरूरी है, बिकॉज एक स्ट्रेस था और किसी न किसी तरह की फिनैलिटी टू द लिटिगेशन की बेहद जरूरत थी। इसमें की इम्प्लीकेशंस कई सारे हैं, फाइनेंशियल रिस्क हैं, मैसिव ड्यूज हैं एक तो कंपनी के पास, और ये मैसिव ड्यूज के साथ साथ वीक कैश फ्लोज भी है जो कि सर्वाइवल को अनसर्टेन बनाता है। सेक्टर की हेल्थ पर भी तब सवाल उठा था कि वोडाफोन आइडिया के अगर कोलैप्स होने की बातचीत आई तो ओवरऑल सेक्टर को किस तरह का हिट या फिर बाकी कंपनियों को क्या कंपटीशन से राहत मिलती हुई दिखेगी। पॉलिसी लेवरेज और साथ ही रिलीफ सीधे तौर पर गारंटी नहीं, लेकिन एक्सपर्ट से एक बार जानते हैं। स्वाति, आपसे एक टेक समझना चाहेंगे, तब भी जब ये फैसला आता हुआ दिखा था स्टॉक में, जब डाउन टर्न्स थे, यही बात कही जा रही थी कि स्टॉक अभी भी हाई रिस्क एरिया में है। अब ये नया फैसला, सरकार को बातचीत से मामला सुलझाने की अनुमति और इसके चलते स्टॉक में मूव अपसाइड है, लेकिन क्या अब वोडाफोन आइडिया हाई रिस्क है? यस, मुझे लगता है हाई रिस्क है। बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लास्ट मिड ऑफ अगस्त से हम लोग ने रैली देखी है। ये काउंटर 7 रुपीज से अभी 10 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्लोली एंड स्टेडीली एक ये ओवरबॉट जोन में एंटर करेगा। एंड काफी अगर 2025 से भी हम देखें तो 10 to 11 रुपीज के काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स है, तो वहां पे ये आके टच होगा एंड देन वापस वी माइट विटनेस सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ऑलरेडी उसने 7 रुपीज से रैली देखी है। तो मुझे लगता है करंट पोजीशंस पे लेवल्स पे पोजीशंस ना बनाइएगा। अगर कोई भी डेप्थ आता है 7.5-8 के रेंज में तो वो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रेट्स होंगे टू टेक अ बाय कॉल, बट नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। तो चलिए, ये राय फिलहाल वोडाफोन आइडिया पर स्टिल इज अ हाई रिस्क कैंडिडेट, और कई सारी अटकलों के बीच ये स्टॉक और ये कंपनी जो है इस वक्त फंसी हुई, और इसमें जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं ये सब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच टेलीकॉम सेक्टर फोकस में जरूर आ गया है। वोडाफोन आइडिया में तो 10% के गेंस हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इंडस टावर का स्टॉक देखें, भारतीय एयरटेल भी देखिए, नतीजों से पहले हम देख रहे हैं एक मूव टुवर्ड्स अपसाइड आता हुआ दिख रहा है। इस पर एक और टेक जरूर लेंगे, भारतीय एयरटेल पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारी दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। हमारे साथ रक्षा है जो कि ब्रोकरेजेस के टेक हमें बताने वाली हैं, और स्नेही जुड़ गई हैं टाइटन के दूसरी तिमाही के नतीजों के
अनुमान लेकर नतीजे आ जाने वाले हैं और कैसे रह सकते हैं नंबर्स, एक्सपेक्टेशंस क्या लगानी है, स्नेही हमें बता रही है। स्नेही बताएं, टाइटन के नतीजों से क्या उम्मीदें लगाएं? जी बिल्कुल, अगर टाइटन के सेकेंड क्वार्टर के बारे में बात करें तो जैसे कि कुछ दिनों पहले मैनेजमेंट ने अपने क्वार्टर 2 अपडेट में स्ट्रीट को बताया था, ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने की उम्मीद है। अच्छा क्वार्टर हो सकता है ये टाइटन के लिए। स्टैंडर्ड ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू में हमें लगभग 13% की अपटिक देखने की उम्मीद है। एबिटा काफ़ी ऊपर जा सकता है, लगभग 50% से थोड़ा सा कम अपटिक हम एबिटा में देखने की उम्मीद रख रहे हैं। नेट प्रॉफिट में भी हम 50% से ऊपर अपटिक देखने की कोशिश करेंगे और अपेक्षा रखेंगे। और अगर आप सोचें कि इतना बड़ा जंप हम क्यों देख रहे हैं तो याद कीजिएगा कि बेस क्वार्टर जो कि क्वार्टर 2 FY25 है, वहाँ पर एक रिवर्सल हुआ था कस्टम ड्यूटी का, जो गवर्नमेंट ने गोल्ड कस्टम ड्यूटी में चेंजेस अनाउंस किए थे। तो वो उनका बेस क्वार्टर काफ़ी लो था और उसके दम पर हमें काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिल सकता है, दोनों एबिटा और पैट के दम पर। मार्जिन्स के बारे में बात करें तो अच्छा ग्रोथ यहाँ पर भी 11.2% की हमें अपेक्षा है, 8.6% जो नंबर था पिछले साल, और ये मैनेजमेंट का गाइडेंस भी रहा है कि उन्हें 11% के आसपास अपना मार्जिन रखना है और ये गाइडेंस से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर हम सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं हम ज्वेलरी से 13% ओवरऑल, तनिष्क, मिया, कैरेट लेन, जोया में भी हम काफ़ी अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। वॉचेस में 12% का अपटिक है। स्ट्रीट की उम्मीद कई ज़्यादा थी 22% की, तो यहाँ पर हमें थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। और आई केयर में भी स्ट्रीट की उम्मीद से ज़रा सा हल्का अपडेट दिया है कंपनी ने, तो यहाँ पर भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हम देख सकते हैं। ओवरऑल बिजनेस, इमर्जिंग बिजनेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है ओवरऑल बेसिस पर 37% और ईयर ऑन ईयर अपटिक। फ्रेग्रेंसेस, वुमेंस बैग, तनेरा, ये सब अच्छा कर रहे हैं, बट जो रियल आउट परफॉर्मर हो सकता है इस बार टाइटन के लिए वो है उनका इंटरनेशनल बिजनेस। 86% ईयर ऑन ईयर अपटिक देखने की उम्मीद है। तो जब नंबर्स आ जाएंगे, कंपनी का जो गोल्ड और डायमंड प्राइसेस पर जो आउटलुक है, गोल्ड में जो हमने अपटिक देखी है उसके दम पर क्या कस्टमर्स कम खरीद रहे हैं, क्या कस्टमर्स छोटे साइज़ की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, क्या वो अब स्टडीड सेगमेंट में जा रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स में जा रहे हैं, या डायमंड ज्वेलरी में जा रहे हैं गोल्ड को छोड़कर, ये सब कमेंट्री देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। शादी सीजन से और फेस्टिव डिमांड से उनको क्या अपटिक मिलती है ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारी नजरें रहेंगी टाइटन के क्वार्टर 2 नंबर्स पर ओवरऑल डिसेंट सेट, अच्छे सेट की हमें उम्मीद है टाइटन के क्वार्टर 2 से। ओके, शुक्रिया स्नेही पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए। देखते हैं किस तरह के नतीजे टाइटन के रहते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी जुड़ गए हैं और उनके टॉप ट्रेड जान लेते हैं। श्रीकांत बताइए, क्या आज के बाजार में आपको पसंद आ रहा है और किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर ये एक स्टॉक ऐसा अच्छा है कि जहां पे एक बुलिश कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना हुआ है। अच्छी रैली हमने ओवरऑल इन सभी कंपनीज में देखी है और ये स्पेसिफिकली स्टॉक मुझे लगता है कि अपने इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट को क्रॉस कर चुका है एट 1190। सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि स्टॉक 1230 से लेकर 1260 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर मैं करंट लेवल से खरीदता हूँ तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ अगर इसके लोअर लेवल्स अगर देखें जहां पे इसमें कंसोलिडेशन बना है वो है इंपॉर्टेंट लेवल्स 1150 के, तो 1150 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से टाटा कंज्यूमर को खरीदिए। इसके अलावा जो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है इंडस टावर। इसमें ऑनगोइंग ट्रेंड काफी बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए और अभी रिसेंटली कल के दिन में इसमें एक बड़ा करेक्शन भी हमने देखा था, उसके बाद की रैली हुई है। तो 377 378 में इसे खरीदा जा सकता है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 372 और टारगेट्स जो नजर आते हैं वो आते हैं 400 405 के। तो इंडस टावर के साथ साथ टाटा कंज्यूमर, ये दोनों स्टॉक करंट लेवल से खरीदने की राय रखते हैं। कंज्यूमर्स को लेकर हमारे सारे एक्सपर्ट्स का जो नज़रिया काफ़ी बुलिश है और साथ ही इंडस टावर भी श्रीकांत को यहाँ पर पसंद आ रहा है। लेकिन चलिए हमारे साथ सीनियर वकील स्वप्निल कोठारी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, एक अहम अपडेट आ रहा है वोडा आइडिया को लेकर। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट से वोडा आइडिया को एक बड़ी राहत मिली है और जो पुराने आदेश थे सुप्रीम कोर्ट में उसमें बदलाव को मंजूरी दी गई है। एजीआर बकाया और जुर्माने से ये जुड़ा हुआ मामला है। क्या लग रहा है इससे क्या ये इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं और इसका क्या असर होगा कंपनी पर सर? इसका रुख बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि गवर्नमेंट का 49% स्टेक है वोडाफोन आइडिया में। तो गवर्नमेंट के खुद के इंटरेस्ट में ही है कि वो एजीआर के अलावा जो भी दूसरे इश्यूज है वो भी वोडाफोन के साथ सॉल्व कर दे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट टिका रहता, जो भारती और एयरटेल के लिए लास्ट ईयर उन्होंने ये अपनी पकड़ मजबूत रखी थी,
तो उन्होंने देखा कि ये कुछ ज्यादा आगे नहीं चला है, और अब जब उनका खुद का स्टेक है 49%, तो उनको खुद को पता है कि अगर वो पैसा ले भी लेते हैं, एजीआर का इश्यूज और सुप्रीम कोर्ट के दबाव पे अगर ले भी लेते हैं, वहां आर्ग्यू करके जीतते हैं, तो उनको पता चलेगा कि भाई इन्वेस्टर लोग भाग जाएंगे और जो कंज्यूमर्स है 20 करोड़ उसके जो उपभोक्ता है वो भी कम होते जाएंगे या तो बढ़े, थोड़ा ही बढ़ेंगे एज एक्सपेक्टेड टू कंपेयर, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो उन्होंने ये सोचा होगा, इसीलिए तुषार मेहता ने कल ये बताया कि भाई हम ये सारी चीजें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉलिसी इश्यूज है, इसमें कोई कायदा कानून नहीं है ऐसा कि आपको लगाना ही चाहिए, एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आपको लेना ही चाहिए, ऐसा कोई कायदा कानून है, वो आप पे है। इट्स कमर्शियल ट्रांजैक्शन, आपके बेसिस पर डिपेंड होता है कि आपको किस तरह से वोडाफोन को ट्रीट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरफियर इन दैट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगला डेट दिया जाएगा और वो लोग आएंगे और तब बताएंगे कि क्या हुआ है। तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है और हमारे जैसे उनके जो उपभोक्ता है उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इतने सारे पैसे मुझे नहीं लगता वोडाफोन दे पाएगा। ओके, बिल्कुल सही बात है, और यही वजह है कि इसे वापस से रिकंसिडरेशन के तौर पर इसे देखना चाहिए। लेकिन सर, किस आधार पर इसे संशोधन की अनुमति दी गई होगी? और दूसरा सवाल यह है कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ इट्स ओन ऑर्डर के अंतर्गत ये आता है कि क्लैरिफिकेशन के अंदर ये आएगा? और साथ ही क्या बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी इस रास्ते पर जा सकती है क्या? वो भी राहत की डिमांड कर सकती है वोडा आइडिया की तरह? ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने कि दूसरी कंपनीज जा सकती है कि नहीं। आपको दूसरी कंपनी तो पहले भागेगी इस चीज के पीछे कि, और बोलेगी कि देखो गवर्नमेंट का तो स्टेक है वोडाफोन, ये शायद गवर्नमेंट ने वोडाफोन को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया, लेकिन हम लोग को भी देना चाहिए ना। हम लोग कौन से हम लोग कोई थोड़ी ना नाजायज औलाद है, हम लोग भी तो बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से बात करेंगे और 100% सक्सीड भी हो जाएंगे उसमें, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। द पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू या क्लैरिफिकेशन की बात नहीं है, ये इश्यू है एजीआर के तहत। आप एजीआर के तहत जितनी भी चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आप आर्ग्यू कर सकते हैं, उसके अलावा जो भी करना है आपको वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर करना है। और अगर जो पिटिशन के तहत जो भी इश्यूज है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग सकते हैं, बोल सकते हैं भाई जरा 3 हफ्ते ठहरो, हम लोग जरा थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए उसमें क्लैरिफिकेशन या रिव्यू देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिया है एक ऑर्डर, वो उस वक्त आपने क्या बोला, आपको क्या चाहिए था उस पर आपने बोला, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया। उसके बाद खुद गवर्नमेंट आती है और खुद बोलती है कि नहीं भाई मुझे अभी एक दूसरा सोच आ रही है कि मैं शायद ये इस तरह से इसका रुख दूं, इस तरह से मैं थोड़ा सोचूं। तो गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि भाई गवर्नमेंट ने अभी हमारे पास से ये एक नया आर्ग्यूमेंट पेश किया, उसके बेसिस पे हम लोग ये जवाब देते हैं, और ये जो हमारा जवाब है वो इस मैटर के लिए यहाँ तक इस डेट तक फाइनल रहेगा। अब 3 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते के बाद जो भी डेट दी गई है उस वक्त आप आइए, तब देखते हैं क्या होता है। तो इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट इज नॉट टेकिंग अ यू टर्न और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यू टर्न तो गवर्नमेंट ले रहा है, तो इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर गवर्नमेंट यू टर्न ले रहा है तो अच्छी बात है, अगर सच्चे के लिए कर रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं, इसमें कोई ईगो की इश्यूज आनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा था गवर्नमेंट, क्योंकि खुद के 49% स्टेक है। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि उनके खुद के 49% स्टेक हो गए। अगर इस तरह के नुकसान होंगे और इतना बड़ा एजीआर बकाया इस कंपनी के लिहाज से, तो के लिए कोई भी इन्वेस्टर इतनी आसानी से आएगा भी नहीं, लेकिन बाकी कंपनियां भी अपनी डिमांड रख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कोठारी सर, आपने वक्त निकाला, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक अहम खबर पर अपनी अहम राय रखी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो ये तेजी दिख रही है ये अप्रैल 2025 के हाई पे पहुंच चुका है। मतलब इस साल अप्रैल में जो लेवल हमने देखा था वहां तक वोडा आइडिया पहुंच चुका है। क्या और भी दम है? श्रीकांत से समझेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और देखिए क्या जबरदस्त तेजी है आज टेलीकॉम काउंटर्स में। बड़ी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए आती हुई। ब्रेक पे जाने से पहले हमने विस्तार पे इस पे चर्चा की कि क्या है इसके मायने, और ना ही सिर्फ वोडाफोन के लिए बाकी अन्य प्लेयर्स के लिए खबर जो है वो पॉजिटिव साबित जरूर हो सकती है। वोडाफोन में धूम है, साथ ही साथ इंडस टावर्स में 4-4.5% की तेजी, और भारतीय एयरटेल तो देखिए थोड़ा बहुत इस न्यूज़ के चलते रिएक्ट जरूर करेगा, बट अब नतीजे भी आने वाले हैं और उस पर भी अब फोकस जो है शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। पर चलिए हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी एक एक करके राय लेते हैं कि टेक्निकली जो है कैसे देख रहे हैं वो इन तमाम काउंटर्स को। नीलेश जैन, श्रीकांत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। और
श्रीकांत, आपसे एक बार समझना चाहेंगे, वोडाफोन आइडिया देखिए बेहद वॉलेटाइल काउंटर है, बड़े मूव्स एक तरफा दिखा देता है और आज अब देखिए 10% का उछाल ऑलरेडी इसमें है। इसी के साथ साथ इंडस टावर्स भी 4-4.5% ऊपर है। दोनों पे ही एक बार अपनी राय दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि न्यूज बेस्ड जो स्टॉक होते हैं ना, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई होती है और फिर एक कन्विक्शन के साथ इसे बाय करना पड़ता है। अगर इस पर्टिकुलर न्यूज फ्लो को देखें तो इस न्यूज फ्लो में कंपनी के लिए जो भी न्यूज फ्लो आएगा बनेगा, वो अभी तक के बेसिस पे देखा जाए तो बिकॉज की गवर्नमेंट ने खुद ने इसमें स्टेक ले लिया है बड़ा, तो ऐसे लगता है कि न्यूज फ्लो काफी हद तक पॉजिटिव रहने की पॉसिबिलिटी है। तो कोई एक स्टॉप लॉस बनाना चाहिए और उस स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि इसमें एक लॉन्ग पोजीशंस बना के इसमें एक पोजिशनल व्यू लेना चाहिए। एक लंबी अवधि का नजरिया रखे तो ज्यादा बेहतर है। अगर इसके प्योरली मैं टेक्निकल पैटर्न को देखता हूँ, प्योरली एंड प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 15-16 रुपए के करीब जा सकता है, विच विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि वो जल्दी कुछ हफ्तों में आ जाएगा, इट विल टेक टाइम, मंथ्स भी लग सकते हैं उसको। लेकिन 8 रुपए का स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि रखना चाहिए और इस पर्टिकुलर लेवल पे भी इसमें पोजीशंस बना के 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। हमें लगता है ग्रेजुअली ये स्टॉक 15 रुपए से लेकर 16 रुपए तक जा सकता है। इसके अलावा इंडस टावर की बात करें, यहाँ पे हमें अच्छी तेजी नजर आ रही है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 400-405 रुपए तक जा सकता है। करंट लेवल से भी इसे खरीद लेना चाहिए और कोई भी करेक्शन अगर आता है तो भी मुझे लगता है कि खरीदे। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक 360 रुपए के नीचे सस्टेन हो पाएगा, तो 360 370 के रेंज में इसे खरीदे। अगर शॉर्ट टर्म व्यू हो तो करंट लेवल से भी खरीदे। हमें लगता है कि वापस से स्टॉक 390-95 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो चलिए दोनों ही काउंटर्स पे ये राय व्यू तो देखिए पॉजिटिव है, पर श्रीकांत का पहली लाइन में ही जो है सबसे इम्पोर्टेंस भरी हुई है कि जो न्यूज़ बेस्ड काउंटर्स होते हैं उनमें आप एंट्री तो ले सकते हैं, बट एक बड़े कन्विक्शन के साथ आपको एंट्री लेनी पड़ती है, क्योंकि जो मूव्स रहते हैं उनमें कई बार एक तरफा जो चाल रहती है, स्टॉप लॉस कटने का भी खतरा रहता है। तो उसको ध्यान में रखकर ही आप ये दोनों ही काउंटर्स में ट्रेड लें अगर लेना चाहते हैं तो। और साथ ही वोडाफोन के लिए भी लेवल्स बताए और इंडस टावर्स के लिए भी उन्होंने लेवल सुझाए कि निचले स्तरों पे 360 के आसपास जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी आप तलाश सकते हैं इंडस टावर्स में। पर चलिए और कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आज एक्शन है। देखिए वेस्ट लाइफ फूड के नतीजे भी आए हैं, यहाँ पर एक मुश्त आय जो है 58 करोड़ की आती हुई दिखी है। इनका जो प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा उछाल है, वहाँ पर उससे रिलेटेड भी एक एक्शन हम ज़रूर देख रहे हैं। जो मुनाफा है वो 36 लाख से बढ़कर 27 करोड़ जो है आता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा मूव और वेस्ट लाइफ फूड यहाँ पर एक बार जो है हम राय लेंगे। और नीलेश, क्या राय रखते हैं, टेक्निकली कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट पे? फिलहाल तो हल्की कमजोरी दिखा रहा है स्टॉक, बट क्या इसमें रिकवरी के कोई संकेत? देखिए सृष्टि, लगातार यहाँ पर काउंटर में हम पिछले कुछ दिनों से गिरावट देख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ सप्ताह और कुछ मंथ से लगातार गिरावट का दौर जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी पुल बैक इन बिटवीन अगर हमें देखने को मिलेगा तो वहां पर फिर से बिकवाली ही हावी होती हुई नजर आएगी। स्ट्रक्चर इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, हालांकि काउंटर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें देखने को मिले, बट कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। अवॉइड करें और किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 570 के स्टॉप लॉस से अगर पुल बैक 620-650 का मिलता है तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह होगी। ओके, तो चलिए ये एक राय वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड पर फिलहाल हमें मिलती हुई। इस बीच लगातार जो नतीजे आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करवा रहे हैं और हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का भी वक्त हो चला है, तो आइए रुक करते हैं सीधा उस सेगमेंट का। यस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी जी। आज की ऑप्शन रणनीति में हमने टोरेंट पावर को सेलेक्ट किया है। यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये जो ब्रेकआउट आया है वो बुलिश पेट्रोल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आया है और आज ही स्टॉक ने अपने 100 DMA लेवल को रिक्लेम किया है। ओवरऑल अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। तो टोरेंट पावर में हमें 1360 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि हमें 35 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। इसमें हमारे जो टारगेट है वो 65 रुपीज़ के हैं
और स्टॉप लॉस में 20 रुपीज का मेंटेन रखना है। लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो आ रहा है 5600 रुपीज का। अगर हमारे टारगेट अचीव हो गया तो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो अराउंड 11,250 रुपीज का। शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, ऑप्शन का ट्रेड हमें बताने के लिए। टोरेंट पावर 1360 की कॉल खरीदने की राय, 35 रुपए के दाम पर, लक्ष्य के 65 के मान कर चले, स्टॉप लॉस 20 का आप मेंटेन कीजिएगा। वर्कआउट होने पर अधिकतम मुनाफा 11,250 का होने की संभावना, और अगर ये कॉल रिवर्स जाती है तो फिर 5,625 रुपए का नुकसान भी हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें, क्योंकि ये रिस्की हो सकती है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना पर एक राय होनी चाहिए। करीब 7% के गेंस के साथ ये स्टॉक 1215 के लेवल्स पर आज कामकाज करता हुआ। कंपनी के नतीजे भी आए थे और नंबर्स अच्छे थे, जिसका असर इस वक्त स्टॉक प्राइस में हम फिलहाल देख रहे हैं। नतीजों की अगर बात करें, सालाना आधार पर तो नंबर्स पॉजिटिव थे ही, मुनाफे के फ्रंट पर तिमाही आधार पर भी बढ़त हाथ लगी। और नीलेश जी, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मार्जिन्स जो हैं इंटैक्ट रहे, हालांकि मुनाफे के फ्रंट पर ही तिमाही आधार पर देखेंगे तो नतीजे आकर्षक नजर आएंगे। सालाना आधार पर हर पैरामीटर पर नंबर्स पॉजिटिव थे। 7.25% के गेंस 1215 के लेवल्स पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। नया रिकॉर्ड हाई इस पर्टिकुलर काउंटर ने आज छुआ है और जिस हिसाब से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है चार्ट पर, मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर पर भी एक बाय क्रॉसओवर आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि काउंटर यहाँ से एक नई तेजी की शुरुआत करता हुआ नजर आएगा और 1350 और 1500 तक की अपसाइड पोजीशन लिहाज से हमें देखने को मिल सकती है। अगर कोई थोड़ा समय दे तो डेफिनेटली 1500 के भी पारे काउंटर जाता हुआ नजर आएगा। बट इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1300 के टारगेट को ध्यान में रखके काउंटर में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी, क्योंकि काउंटर में ऑलरेडी आज 7% से ज्यादा का उछाल हम देख चुके हैं, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है करंट लेवल पर। अगर थोड़ी सी डिप 1180 1170 के आसपास मिलती है तो खरीदारी करें। 1140 का स्टॉप लॉस होगा। 1280 से 1350 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ फर्दर अपसाइड भी एक्सपेक्टेड है। इस बीच वो कार्ड के क्वार्टर 2 के नंबर्स हैं आपके स्क्रीन पर। कंपनी के नतीजे घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी है। सालाना आधार पर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। 11% के गेंस इस स्टॉक में इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्या है ऐसा वो खाड़ के नतीजों में कि इतनी मजबूती है कि कंसोलिडेटेड आय में तो कटौती है, 809 करोड़ से 782 करोड़ पर कंपनी की आय पोस्ट होती हुई दिखी है, लेकिन 22 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी जो है ये मुनाफे में आई है। कामकाजी मुनाफा 130 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। कंपनी के रेवेन्यूज में गिरावट हाथ लगी है। मुनाफे में आई है कंपनी घाटे से सालाना आधार पर। इसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में मूवमेंट नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे मार्जिन्स के फ्रंट पर भी नतीजों को देखना होगा। 22 करोड़ के घाटे के मुकाबले 78 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है 1418 के लेवल्स पर। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। एक क्विक टेक ब्रेक लेने से पहले वो खाट पर आपसे। नहीं, बिल्कुल काफी मैं कहूँगा कि एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने मिल रही है। एक बड़े इंपॉर्टेंट फॉल के बाद इसमें जब इतनी बड़ी रिकवरी बनी है और उसके बाद जो भी नतीजा आया है उसमें अगर मुनाफा अगर दर्ज किया है कंपनी ने, तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव न्यूज फ्लो के साथ, ह्यूज वॉल्यूम के साथ एक कंप्लीट प्राइस रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई रखनी चाहिए। हमें लगता है ये स्टॉक वापस से एक बार 1550-1600 तक के लेवल्स दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म व्यू के साथ इसे खरीदना मुझे लगता है कि वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि काफी चल चुका है। बट अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो 1375 के करीब इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये कट्टे कोक हाट पर गिरावट में खरीदारी मौके ढूंढने चाहिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। नीलेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, मार्केट्स एट 3, इवेंट्स टू वॉच आउट, BTST STBT ट्रेड्स भी आपके लिए जानने की कोशिश होगी। के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार को अगर देखें तो इंडेक्स में तो आज दायरे में ही कारोबार, निफ्टी में खास करके दिख रहा है हल्की तेजी है, सिर्फ 40 अंकों की,
कि निफ्टी बैंकों में अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है, करीब करीब 350 अंकों की मजबूती यहां पर दिख रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज अच्छी तेजी है। गोदरेज कंज्यूमर का शेयर 6% की तेजी के साथ यहां पर काम हो रहा है। हालांकि कंपनी का जो मुनाफा है वो यहाँ पे घट के आया था, और लेकिन एनालिस्ट का जो अनुमान है आगे जो दूसरी छमाही उनको लग रहा है कि काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है, और यही वजह है कि आज के सत्र में यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। और बाकी कंज्यूमर स्टॉक्स भी आज अच्छे चल रहे हैं। टाटा कंज्यूमर का जिक्र हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने किया भी था। गोदरेज कंज्यूमर को लेकर श्रीकांत जी क्या राय बन रही है? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी हमने काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न देखा है। इनफैक्ट आज की जो एक एक्टिविटी जो देखने मिल रही है वो काफी, मैं कहूंगा कि बुलिश एक्टिविटी है। बड़े वॉल्यूम के साथ इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस किया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अराउंड 1120 1130 के करीब, और आज के लोज अगर आप देखेंगे तो उन्हीं लोज को उसने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि गोदरेज कंज्यूमर में भी हमें आने वाले दिनों में ग्रेजुअली अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिलेगी, और ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 1250 से लेकर 1280 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ से एक 70-80 रुपए की तेजी हमें बिल्कुल देखने मिल सकती है करंट लेवल से, अगर आप गोदरेज कंज्यूमर खरीदते हैं तो डाउन साइड काफी लिमिटेड है। करंट लेवल से मुझे लगता है खरीदना चाहिए। साइड लिमिटेड है, करंट लेवल से यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, और आगे यहाँ पर अच्छी तेजी आपको लग रही है। लेकिन वेदांता का स्टॉक आज काफ़ी अच्छी तेजी दिखा रहा है, करीब करीब 4% की मजबूती वेदांता में दिख रही है। नतीजे हालांकि मिक्स थे, लेकिन आगे ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि यहाँ पर काफ़ी गुंजाइश है तेज़ी की, और सीएलएसई की जो रिपोर्ट थी वो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट थी वेदांता को लेकर। श्रीकांत जी, वेदांता को लेकर क्या आउटलुक है? आज के सत्र में तो ये काफ़ी मजबूती दिखा रहा है, आगे ये तेज़ी कंटिन्यू हो सकती है क्या? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि वेदांता में भी बहुत अच्छी तेजी हमें देखने मिलेगी। उसका रीजन यही है कि ये काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और अगर आप देखें तो करंट लेवल्स पे जैसे भी मेटल के प्राइसेस में या दामों में जो एक बढ़ोतरी आई है उसका बेनिफिट डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कंपनी को मिलेगा। इसके टेक्निकल पैटर्न को भी देखें तो इसने 480 490 के करीब बड़ा वक्त निकाला था। उसके ब्रेकआउट के बाद अभी ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 540 545 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि वेदांता बिल्कुल खरीदा जा सकता है। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो भी इसे खरीदे, और एक पोजिशनल बेसिस पे इसे होल्ड करके रखे। इस पे यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, ये राय यहाँ पर निकल कर आ रही है वेदांता को लेकर। हिंदुस्तान जिंक भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर गेनर हो सकता है। चलिए कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पे आज अच्छी तेजी दिखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस 6% से ज़्यादा की मजबूती है, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है श्रीकांत जी? श्रीराम फाइनेंस में 6% से ज़्यादा की तेजी है, नए लॉन्ग पोजीशन भी बनते दिख रहे हैं डेरिवेटिव्स में। क्या ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है? देखिए टेक्निकल फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन काफी चल चुका है स्टॉक। इसके जो टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर्मेशन बने थे वो 700 रुपए के करीब के बने थे, और 700 रुपए वाला स्टॉक अभी 800 रुपया हो चुका है। इसमें भी न्यूज फ्लो बना हुआ है, न्यूज फ्लो काफी सकारात्मक है। अगर ये न्यूज फ्लो के बेस पे अगर एक्टिविटी बनती है तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि कम से कम 950 रुपए तक भी जा सकता है। बट कोई भी करेक्शन अगर आता है तो इसमें खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि करंट लेवल्स काफी एक्सट्रीम लेवल्स है, काफी चल चुका है स्टॉक, और अगर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट अगर आती है तो इस स्टॉक में वापस से करेक्शन आ सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो 770 और 760 के करीब के हैं। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो डीप में इसे खरीदने की कोशिश करें। ऑलराइट, तो चलिए श्रीराम फाइनेंस को लेकर ये व्यू पर चलिए इस बीच स्वागत करते हैं मयूरेश जोशी का भी, वो भी हमारे साथ अब शो में मौजूद है। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। और बेहद पॉजिटिव खबर वोडाफोन के लिए आती हुई एक बार आपसे समझना चाहेंगे, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? क्योंकि देखिए अब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा कि आगे वोडाफोन का क्या होगा, और साथ ही एजीआर ड्यूज को लेकर क्या कुछ फैसला आएगा, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट एजीआर ड्यूज में अटका हुआ है। कई सालों से ये जो केस चल रहा है। महेश, अगर कोई राहत मिलती है यहाँ पर सरकार की तरफ से तो क्या आपको लगता है वैल्यूएशंस किस तरीके से एडजस्ट होने चाहिए? स्टॉक प्राइस के लिहाज से किस तरीके से आपको लगता है कि एक अपसाइड रहेगी? आफ्टरनून सृष्टि, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ इंडियन वुमेन टीम को आई थिंक ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टेलर शो बाय द गर्ल्स, सो आई थिंक दे मेड इंडिया प्राउड, सो heartiest congratulations to the entire team. जहां तक वोडाफोन आइडिया का सवाल रहा है, you're absolutely right. I think जो AGR dues और additional AGR dues हैं,
इसमें अगर कोई राहत मिलती है, एंड अगेन आई थिंक द केविएट हियर इज दैट द गवर्नमेंट इज नाउ फ्री टू मल anything in terms of a relief that can be granted. So if you probably put that in quotes and quotes, the ball is definitely now in government's court. कि कितनी रिलीफ, किस हद तक रिलीफ AGR dues पे दे सकते हैं. So again, I think you are seeing a corresponding एलिमेंट कि अगर वोडाफोन को एक रिलीफ मिलती है तो जनरली आई थिंक अदर ऑपरेटर्स को भी मिलनी चाहिए. तो भारतीय एयरटेल के नंबर्स भी है, बट उसमें भी एक राहत शायद अगर आए तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो अप्लाई होते हैं इसमें शायद अप्लाई हो. जहां तक इम्पैक्ट बैलेंस शीट, obviously I think it has been hurting Vodafone Idea in terms of the provisioning that they've created और जो स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज इनको पे करनी है. जो प्रोस्पेक्टिव है 44 स्टेट, अगर ये एलिमेंट पे रिलीफ आती है इन सम प्रोपोर्शन और द अदर, एंड इफ दैट रिलीफ क्रिएट सम एलिमेंट ऑफ अ कुशन डेट रीपेमेंट साइकिल के ऊपर, इंटरेस्ट रेट साइकिल के ऊपर, तो आई थिंक जो नेट डेट टू इबिटा है और नेट डेट टू इक्विटी है, दोनों जो एलिवेटेड लेवल्स पे वोडाफोन आइडिया के, वो शायद नीचे आ जाए एंड द कैश फ्लोज विल सी सम एलिमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट. हम सारी चीज यही जानते हैं सृष्टि कि अगर कैश फ्लोज में इंप्रूवमेंट आती है तो बॉटम लाइन ग्रोथ में एक सुधार देखने के उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं और रिटर्न रेशियोज में उम्मीद आ सकती है. तो आई थिंक द एक्सपेक्टेशन नाउ इज कि गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, इस प्रोपोर्शन तक आई थिंक रिलीफ आ सकती है. बेस्ड ऑन दैट आई थिंक द स्टॉक माइट प्रोबेबली देन स्टार्ट रिएक्टिंग. एक इनिशियल रिएक्शन तो ऑलरेडी आ चुकी है, बट प्राइमा फेसी स्क्वायरली पुट थिंक गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे ही शायद नेक्स्ट मूव आ सकती है. हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो लिमिटेड सर्कल्स में वोडाफोन आइडिया ऑपरेट करती है, इफ अ रिलीफ डज कम थ्रू, आई थिंक जो रेवेन्यू मार्केट शेयर और सब्सक्राइबर मार्केट शेयर है, जो ऑब्वियसली दे हैव बीन ट्राइंग टू मेंटेन इन देयर की सर्कल्स वेरी वेरी क्लोजली, यहाँ पे एक थोड़ा बूस्ट मिल सकता है बिकॉज इंप्रूव कैश फ्लोज. शायद एडिशनल के जो 5G नेटवर्क के लिए भी लगेगा आ सकता है. एक इम्प्लाइड एडिशनल मूव आप इंडस टावर में देख रहे हैं विद दिस अनाउंसमेंट दैट हैज कम थ्रू. एंड ऑब्वियसली जैसे मैं कह रहा था, अगर यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऐड होते हैं तो भारती भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ सम रिलीफ ऑफ द ड्यूज दैट दे हैव गॉट. पर महेश, एक और सवाल जो मेरे मन में था कि जो बैंकिंग काउंटर्स हैं जो वोडाफोन के ड्यूज से रिलेटेड हैं, क्या उनमें भी कोई रिएक्शन आना चाहिए, या फिर अभी तक जितने भी बड़े बैंकों के नाम हम सुनते थे कि उनके AGR ड्यूज बकाया हैं, वो सब कुछ राइट ऑफ हो चुका है? Exactly. So I think the point here is कि write off हो चुका है. So I think if there is some element of relief coming through and they start repaying, जैसे मैंने कहा ये पूरी साइकिल है, अगर ये पूरी साइकिल में अगले कुछ क्वार्टर्स में, वर्षों में दिस प्रॉब्ली प्लेज आउट पॉजिटिवली फॉर देम और बैंक रीपेमेंट्स आते हैं, तो आई थिंक देयर विल बी अ पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट ऑफ क्लॉबैक दैट प्रॉब्ली कम्स फ्रॉम दिस अकाउंट on bank balance sheets. But ये if but वाला सिनेरियो है. At this moment, I think for banks, I think a large part of the gestation is कि सर्विसिंग ऑफ अकाउंट कैसे कर पाएगी वोडाफोन आइडिया. If they're able to do that successfully, जो समय लगेगा obviously, I think it will be taken positively. But at this juncture, I think banks are taking it in this stride and not reacting too much as we speak. जी हाँ, क्योंकि देखिए बैंकिंग काउंटर्स में रिएक्शन नहीं है, क्योंकि आमतौर पे आज से 1-2 साल पहले तक कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स भी रिएक्ट करते थे, पर जितना इसमें विलम्ब हुआ है उसके चलते सब राइट ऑफ में ही जा चुका है. पर चलिए, वोडाफोन आइडिया में तो एक ज़बरदस्त मूव है ही, बट अब 3 बज चुके हैं और भी कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें हम फिलहाल अच्छा एक्शन देख रहे हैं. तो चलिए रुक करते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट जिसका नाम है मार्केट्स एट 3 का. तो रोज़ की तरह हमें बताने के लिए कि आज कौन से हैं वो काउंटर्स जहां पर बढ़िया मूव दिख रहा है, हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं. आनंद, बताइए कहां पर देख रहे हैं आप एक्शन? जी हाँ सृष्टि, आज बाज़ार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन सेक्टर की बात करें कि जो सेक्टर सबसे बढ़िया कारोबार करता नज़र आ रहा है वो है रियल्टी का. रियल्टी शेयरों में आज तेज़ी देखने को मिल रही है. DLF का शेयर देखिए, लोढ़ा का शेयर देखिए, प्रेस्टीज इस्टेट्स, इन तीनों शेयरों में अच्छी तेज़ी 2 से 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है. इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, तो मेड प्लस हेल्थ का शेयर देखिए 10% की शानदार तेज़ी दिखा रहा है शेयर, और औसत से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है. इसके अलावा महिंद्रा लाइफ की बात करें तो 5 से 6% की तेज़ी दिख रही है. कंपनी पहले घाटे में थी लेकिन अब मुनाफे में आई है, और औसत से करीब 12 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है. कर्नाटका बैंक में भी हल्की सी कमज़ोरी दिख रही है, लेकिन औसत से 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम कर्नाटका बैंक के शेयर में भी देखने को मिल रहा है. खबरों की बात करें, कुछ खबरें भी आई हैं. हिंद कॉपर पर खबर आई है, स्पेशलाइज्ड कॉपर कंडक्टर्स का प्रोडक्शन कंपनी ने शुरू किया है
और ये जो प्रोडक्शन है वो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के लिए इस कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत की है, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। अजंता फार्मा के नतीजों की बात करें तो मुनाफा करीब 21% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय की बात करें तो 15% बढ़ा है, आय 15% बढ़कर 1353 करोड़ पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ एबिडा में भी करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर करीब 3 से 4% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर पर गोल्डमैन सैक्स की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय जो है उसे बरकरार रखी और लक्ष्य भी बढ़ाया है। लक्ष्य 1375 से बढ़ाकर 1425 का किया है। हमने देखा था कंपनी के जो नतीजे हैं वो अनुमान के मुताबिक आए थे, आय बढ़ी थी, जिसके चलते आज शेयर में अच्छी खासी करीब 6% की तेजी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, ये सभी काउंटर्स हमें बताने के लिए। देखिए ढेर सारे काउंटर्स हैं, स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर एक अच्छा मूव हम देख रहे हैं। हालांकि इंडेक्स लेवल पे तो देखिए शुरुआती तेजी तो हमने पकड़ी, पर ऊपर जाकर कहीं ना कहीं इंडेक्स कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। अच्छी बात है कि 25,700 के ऊपर हम सस्टेन किए हैं फिलहाल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, और निफ्टी बैंक भी लगभग 300 अंकों की तेजी दिखा रहा है। पर चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि भारतीय एयरटेल के नतीजों से क्या उम्मीद लगा के चल रहा है मार्केट्स, और अन्य रिसर्च भी आपके सामने रखेंगे, बट इस छोटे से ब्रेक के बाद। एसोसिएशन की तेजी फिलहाल दिख रही है, लेकिन निफ्टी बैंक में मजबूती है। रियल्टी स्टॉक हो या फिर बैंक्स हो, बैंक्स में भी खास करके पीएसयू बैंकों में आज अच्छी तेजी दिख रही है। लेकिन एक और स्टॉक है, हम ब्रेक से पहले भी चर्चा करते टेलीकॉम स्टॉक की, लेकिन भारतीय एयरटेल जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, किस तरह के नतीजे आ सकते हैं समझते हैं। मानसी हमारे साथ मौजूद हैं। मानसी बताइए किस तरह के नतीजे की उम्मीद है, आपके प्रोजेक्शन क्या हैं? बिल्कुल विश्वमोहन, एक्सपेक्टेशन है कि नंबर्स मुनाफे के फ्रंट पर अच्छे रहेंगे। हालांकि रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी बढ़त का ही अनुमान लगाकर चल रहा है। मार्जिन्स इंटैक्ट रहेंगे। रेवेन्यू के फ्रंट पर एक्सपेक्टेशन है 2.93% के गेंस नजर आ सकते हैं। तिमाही आधार पर नतीजों का आकलन हमने किया है। वहीं मुनाफे में 13% की बढ़त की एक्सपेक्टेशन हम लगाकर चल रहे हैं। 5,948 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 6,739 करोड़ पर जा सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। सीक्वेंशियल बेसिस पर ग्रोथ में बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। इंडिया मोबाइल सर्विसेज में ग्रोथ रहेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ऑफ कोर्स सब्सक्राइबर एडिशंस के चलते ये ग्रोथ जो है वो ड्राइव होती दिखेगी। वाइल एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की अगर बात करें, वहाँ ग्रोथ मॉडरेट रहने की संभावना है। मार्जिन्स के फ्रंट पर स्टेबल रहेगा ट्रेंड। एक्सपेक्टेशन है 56%, 57% के आसपास मार्जिन्स जो हैं वो पोस्ट होते नजर आएंगे। इसके अलावा हेल्थी ग्रोथ प्रॉफिट में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बढ़त के साथ कामकाज हो सकता है मुनाफे में देखने को मिले। मोबाइल वायरलेस सेगमेंट जो है वो एक्सपेक्ट है कि वहां पर स्टडी ग्रोथ नजर आएगी, और एयरटेल अफ्रीका में जो अच्छी परफॉर्मेंस है और साथ ही टैरिफ हाइक लास्ट क्वार्टर के उस पर नजर रहेगी जरूर। कुछ की मॉनिटरेबल्स जिस पर हमें फोकस करना चाहिए जब नंबर्स आएंगे, एक तो केपेक्स आउटले फॉर द फ्यूचर, प्रोग्रेस 5G इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कितना हुआ है, कमेंट्री मोबाइल टैरिफ हाइक्स पर, और साथ ही मार्केट बिहेवियर पर मैनेजमेंट की क्या आती है, और साथ ही इंडिया वर्सेस अफ्रीका परफॉर्मेंस किस तरह का है। ऑल इन ऑल नतीजे अच्छे रहने की एक्सपेक्टेशन है। और आज टेलीकॉम सेक्टर ही पूरा चल रहा है। वोडाफोन आइडिया पर तो न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते, लेकिन इवेंचुअल इम्पैक्ट हम देख रहे हैं नतीजों से ठीक पहले भारतीय एयरटेल के चार्ट्स में भी मजबूती है। एक टेक श्रीकांत जी आपसे जानना चाहेंगे, एयरटेल के स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम है, मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है नतीजों से ठीक पहले, नंबर से पहले क्या कॉशियस आउटलुक रहेगा या फिर कोई ट्रेड बनता है? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय में एक माइनर करेक्शन तो हमने देखा है ऑलरेडी, और अभी ये स्टॉक स्टेबल हो चुका है। तो 2030-2040 के रेंज के करीब इसने सपोर्ट भी लिया है, और उसके बाद की रिकवरी दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि इसमें करंट लेवल से भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। 2040 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक परफॉर्म कर सकता है और कम से कम 2125-2130 के लेवल्स दिखा सकता है। बेस्ट केस में 2250 के लेवल्स नजर आते हैं।
ओके, तो ये भारतीय एयरटेल को लेकर आउटलुक है, देखते हैं किस तरह के नतीजे आते हैं। चलिए एक और स्टॉक है उस पर भी राय ले लेते हैं, जहां पर आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स 2% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को आज मिल रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स को लेकर श्रीकांत जी क्या राय है? अपोलो हॉस्पिटल पे भी हमारा तेजी का ही व्यू है। इनफैक्ट आज के दिन में अगर आप देखें तो ये स्टॉक जो सस्टेन हो रहा है 7,700 के ऊपर, ये एक बुलिश इंडिकेशन है। हमें लगता है कि काफी ग्रेजुअली ये स्टॉक 8,000 रुपए तक जा सकता है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा पोजिशनल व्यू रखना बहुत जरूरी है। करंट लेवल से इसे खरीदे, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 7,600 रुपए का, और टारगेट्स रखे यहाँ पे कम से कम 8,000, 8,050 के। तो ये कॉल आपकी तरफ से अपोलो हॉस्पिटल्स को लेकर। लेकिन चलिए BTST और STBT कॉल्स जानने का वक्त हो चुका है। श्रीकांत जी आपसे ही शुरू कर लेते हैं, आपकी तरफ से BTST या STBT कौन से कॉल्स हैं? तो देखिए, BTST करने के लिए दो स्टॉक समझ में आ रहे हैं। एक है दैट इज भारती, इसमें अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, आज नतीजे भी है इसके। मुझे लगता है कि 2,040 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अगर इसे खरीदते हैं तो इसमें हमें तेजी का रुख देखने मिलेगा, और ये स्टॉक 2125, 2130 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसके अलावा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पे एक अच्छा बुलिश ट्रेंड का रुझान बन चुका है। स्टॉक ने काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स को काफी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया हुआ है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि स्टॉक ग्रेजुअली 86, 87 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 82 के करीब खरीदे और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 79.50 रुपीज का। ओके, 79.50 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक भी खरीदने की सलाह, और साथ ही भारतीय एयरटेल भी, जहाँ पे 2125 का भी टारगेट आ रहा है। लेकिन एक और स्टॉक है जहाँ पर आज कमजोरी दिख रही है, मारुति सुजुकी। 3% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद ये गिरावट आई है, और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है वो मिक्स्ड आ रही है। जेफरीज ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, और इस पर राय ले लेते हैं। श्रीकांत जी, सबसे पहले आप ही मारुति को लेकर आपकी राय क्या है? तो देखिए, मुझे लगता है कि जो GST की न्यूज आई थी, GST के न्यूज के बाद हमने इसमें एक बड़ी तेजी देखी। ये स्टॉक 12,000 रुपए के करीब था, वहां से लगातार चलते हुए 16,500 रुपए तक गया, और उसके बाद अभी इसमें करेक्शन बना है। तो मुझे लगता है ये करेक्शन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। 15,500 के करीब ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है 14,500 के करीब इसमें सपोर्ट है। तो यहाँ से भी एक लगभग 5% का करेक्शन हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि इसे दूर रहे। कोई करेक्शन अगर आता है 14,500 के करीब अगर आता है तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाए। अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो मुझे लगता है कि इसमें हमें 18,000 के टारगेट्स नजर आते हैं, लेकिन इससे वक्त लगेगा। तो करेक्शन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाए, और 14,500 के करीब मुझे लगता है लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। ऑलराइट, तो 14,500 के करीब जो है लॉन्ग की पोजीशंस आप फिर से बना सकते हैं। थोड़ा और करेक्शन गहरा सकता है। पर महेश जी, आपकी राय एक बार मारुति पे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरा GST का रेट रैशनलाइजेशन हुआ, एक लॉन्ग टर्म बेट साबित होता हुआ दिख रहा था मारुति सुजुकी। नतीजों में बहुत सारी चीज़ें प्राइस्ड इन लगी, गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया, कहीं ना कहीं मार्जिन्स जो हैं वो साल दर साल तो कम ही हुए हैं। चाहे मैनेजमेंट ज़रूर बोले कि आगे चल के प्लान से रिलेटेड कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ये कहीं ना कहीं थोड़े कम होंगे। कौन से लेवल पे आपको अट्रैक्टिव और लगेगा मारुति सुजुकी? तो सृष्टि, मेरे ख्याल से आई थिंक अगर थोड़ा और करेक्ट होता है तो आई थिंक एक वेलकम स्टेप रहेगी फॉर मारुति। 15,500, 15,300 ये लेवल्स अगर आते हैं तो एक वेलकम लेवल्स रहेंगे। दो चीजें आई थिंक, पोस्ट द कॉल द मैनेजमेंट वाज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, स्पेसिफिकली जब इनके मिड साइज मॉडल्स की हम बात करते हैं। Baleno as an example, Desire as an example, जहाँ पे 2 से 3 हफ्तों का वेटिंग पीरियड है अभी। इनफैक्ट they went on the record saying कि अक्टूबर महीने में I think a large part of the person were working even on Saturdays, in fact all Saturdays, क्योंकि डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग है। एट द सेम टाइम आई थिंक ये जो सियरा करके गाड़ी थी, हमारे जमाने की गाड़ी थी, वो रीलॉन्च हो रही है शायद। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो न्यू लॉन्चेस या रीलॉन्चेस आ रहे हैं, जो नए मॉडल्स आ रहे हैं, जो SUVs और हाइब्रिड्स मारुति बनाएगी, और जो एक मैनेजमेंट की उम्मीद है टू रिगेनिंग मार्केट शेयर स्पेसिफिकली द मिड साइज सेगमेंट,
बैक टू इट्स हेल्म लेवल्स। आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक वर्कआउट होगी, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन डीलर नेटवर्क है, जो नेक्सा का नेटवर्क है, आई थिंक वो काफी तगड़ा है, विच कैन नॉट गेट मैच्ड। और आज के दिन में भी आई थिंक जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है पार्ट्स की इज स्टिल वेरी वेरी रीजनेबल। इनफैक्ट काफी मैकेनिक्स हैं जो ये कर सकते हैं इवन इफ दे आर नॉट ऑथराइज्ड बाय मारुति डायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिस एंटायर इकोसिस्टम वर्क्स इन फेवर ऑफ मारुति, और इसलिए मुझे लगता है और थोड़ी गिरावट आती है तो बेहतरीन मौके रह सकते हैं इस। मारुति के साथ साथ M&M पे भी नजर रखना जरूरी है। सृष्टि, आप ट्रैक कर रही हैं क्या, एस्टिमेट लेकर चल रही हैं क्या, कुछ अनुमान है M&M के नतीजों को लेकर? देखिए ठीक ठाक अनुमान बोलेंगे। देखिए विश्वा जी, कहीं ना कहीं M&M के नंबर्स में हम देखें तो ट्रैक्टर डिवीजन ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लगभग 30% की इनकी वॉल्यूम की ग्रोथ रही है। वहीं ऑटोमोटिव डिवीजन में भी एक अच्छा मूव हमने आते हुए देखा है, और ऑटोमोटिव सेगमेंट में ये भी खास था कि SUV सेल्स तो इनकी ज़बरदस्त कर ही रही हैं, बट इस बार EV की जो सेल्स है वो थोड़ी ज़्यादा हुई है, उसके चलते थोड़ा सा मार्जिन्स पे प्रेशर रह सकता है, बट कहीं ना कहीं स्टेबल मार्जिन्स पाए जाएंगे ऑटो सेगमेंट के। हालांकि ट्रैक्टर डिवीजन के मार्जिन्स फ्लैट आने की उम्मीद है। ओवरऑल अगर उनके दोनों बिजनेस को मिला के देखें इनके नंबर्स, तो 14% के मार्जिन्स इंटैक्ट रहने चाहिए। अब इसके साथ साथ इनके आय की बात करें तो वहां पर भी साल दर साल लगभग 23% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। 33,832 करोड़ ये आंकड़ा रहना चाहिए। EBITDA में 20% उछाल की उम्मीद है, और मुनाफे में 4,000 के पार ये आंकड़ा जाना चाहिए, ये हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। इस बार जो है ये जो क्वार्टर रहता है इसमें इनकी जो अन्य सब्सिडीज हैं उसके डिविडेंड आते हैं, तो इसीलिए आप साल दर साल नंबर ज़रूर देखें। तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो मुनाफे में एक थोड़ा सा ज़्यादा जंप आपको दिखेगा, जो कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप देखें तो आने वाले समय में डिमांड का आउटलुक क्या है, क्योंकि अभी जो है M&M पैसेंजर व्हीकल्स स्पेस में अपना रेवेन्यू मार्केट शेयर तो बचाए हुए रखा है, बट टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में अगर देखें वाहन के डेटा के से कंपेयर करें तो टाटा मोटर्स जो है इनसे ऊपर जा चुका है। वहीं नए प्रोडक्ट लाइंस क्या है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस क्या हैं, अभी 27 तारीख को कंपनी अपनी 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करेगी, उसको लेकर क्या कुछ उनकी रणनीति है इस पर ध्यान ज़रूर रखेंगे, और आगे चल के कैफे नॉर्म्स को मीट करने के लिए क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं ये देखना M&M के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो कहीं ना कहीं आज तो देखिए नए लॉन्च की भी न्यूज़ थी, थोड़ा सा स्टॉक रिएक्ट ज़रूर कर रहा है, बट मयूरेश जी आपके क्या लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं M&M में? So the disclaimer, we continue holding the stocks हमारे global portfolios में, and you're absolutely right, Srishti. I think जो SUV market है, I think you've seen this in the past few quarters. I think this is one of the hottest markets. और यहाँ पे I think momentum बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है, इसलिए I think जो volume growth रह सकती है M&M की can be significantly better. Obviously, I think like in the case of Maruti, I think नए जो launches आएंगे ये significantly contribute करेंगे। You obviously are right in saying that जो ट्रैक्टर डिवीजन है इनका, जो फार्म इक्विपमेंट डिवीजन कहते हैं, यहाँ पे भी आई थिंक एक डिसेंट ग्रोथ रहनी चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एज वेल एज प्राइसेस स्टेबलाइजिंग, एंड इनफैक्ट इवन देयर सब्सिडरीज टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आई थिंक टेक महिंद्रा के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ, आई थिंक फॉर द IT सेक्टर द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर गेटिंग प्राइस्ड इन। अपमूव शायद नहीं आया, बट द वर्स्ट इज प्रॉब्ली गेटिंग इन। M&M फाइनेंशियल के नंबर्स ठीक ठाक आए थे, कमेंट्री वाज वेरी वेरी पॉजिटिव, इसलिए जो सब्सिडरी कंट्रीब्यूशन है SOTP में उसमें भी आई थिंक अर्निंग्स फोरकास्ट अगले 2 सालों के लिए आई थिंक एक अपग्रेडेड लेवल पे दिख सकता है, विच कैन हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ upside potential probably mapped to the overall SOTP prices. The core business is expected to grow decently. जो सब्सिडरी बिजनेसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं M&M के ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स में, वहां पे भी आप अगले कुछ क्वार्टर्स में डिसेंट ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं। तो जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए। एज अ डिस्क्लेमर, वी कंटिन्यू होल्डिंग दी स्टॉक्स इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर आपके लिए राय ऑलरेडी भरोसा जो है बरकरार है M&M में, और कई सारे फैक्टर्स जो प्ले करेंगे वो भी मयूरेश ने बताए। पर चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कौन से हैं वो बड़े क्यूज जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, बड़े इवेंट्स जो मार्केट के लिए साबित होंगे। तृप्ति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ये पूरी लिस्ट के साथ। तृप्ति बताइए। जी हाँ, देख लेते हैं कल के लिए कौन से इवेंट्स अहम होने वाले हैं। सबसे पहले अमेरिका से बात करें तो ट्रेड डेटा वहाँ पर आने वाला है, उसके आंकड़े आने वाले हैं।
पर नज़र रहेगी। इंडिया की बात करें तो कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है। एक्सपायरी के दिन बाजार में थोड़ी अस्थिरता नज़र आती है, लेकिन देखना होगा किस तरह का मोमेंटम कल मार्केट में रहता है। ग्रो का आईपीओ कल खुलने वाला है, जहां आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा। अगर आगे नुवामा बोर्ड की बात करें तो यहाँ शेयर विभाजन पर बोर्ड विचार करने वाला है। नतीजों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी कंपनी एसबीआई, एमएनएम और इंडिको अपने Q2 के नतीजे जारी करेगी। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड भी Q2 के नतीजे जारी करेगी। बर्जर पेंट्स एंड एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा भी अपने Q2 के नतीजे जारी करेगी। एलेंबिक फार्मा और पेटीएम के नतीजे भी कल आने वाले हैं, जिन पर बाजार की नज़र रहेगी। ये थे वो इवेंट्स जिन्हें कल आपको अपनी नज़र में बनाकर रखना है। ओके, तो ये कुछ इवेंट्स है जहां पर आपको नज़र रखना है और अहम ट्रिगर है बाजार के लिहाज से भी। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं जहां पर आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। जीसीपीएल का स्टॉक देखिए 5% की तेजी है, अच्छे शॉर्ट्स यहां पे कवर होते दिखे हैं। श्रीकांत जी, जीसीपीएल को लेकर क्या राय है सर? तो आप जो बोल रहे हो वो गोदरेज कंज्यूमर के लिए मैंने यही कहा कि इन लेवल्स पे अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो हमें लगता है कि इसमें काफी अच्छी तेजी आने वाले दिनों में देखने मिलेगी और यहाँ से कम 100 रुपए की तेजी नजर आती है हायर लेवल्स पे। ओवरऑल मुझे लगता है कि गोदरेज कंज्यूमर और टाटा कंज्यूमर ये सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनेगी और अभी आज के दिन में इसमें अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट भी हुआ है, तो 1130 1140 के करीब बढ़िया सपोर्ट है। हायर लेवल्स पे 1270 1280 के टारगेट्स नजर आते हैं। पसंद है आप लोगों को टाटा कंज्यूमर और गोदरेज कंज्यूमर, लेकिन रियल एस्टेट में भी आज अच्छी मजबूती है। लोढ़ा देखिए, डीएलएफ देखिए, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। पूरा सेक्टर ही काफी बज़ कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। इस सेक्टर पर आपकी राय मयूरेश जी क्या है? सिलेक्टिवली पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि हमें लगता है आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस इज गेटिंग प्राइस्ड इन। कुछ स्टॉक्स ऑब्वियसली आउटलायर्स रह सकते हैं और इसलिए हमें लगता है आई थिंक स्टॉक लाइक डीएलएफ एज अ डिस्क्लेमर something that we continue holding in our global portfolios. दूसरा आई थिंक जो फीमेल्स के नंबर्स आए थे, आई थिंक जिनके पास ये स्टॉक है बिल्कुल बने रहना चाहिए। 2-3 की रीजंस आई थिंक, एक जो इनकी मॉल एक्सपेंशंस हो रही है, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज डन, बट जितने भी एडिशनल केपेक्स प्लान्स हैं इनके, मॉल एडिशन हो, जो कीज यानी होटल रूम्स जो ऐड कर रहे हैं, एंड इवन सम एलिमेंट ऑफ escalation in terms of price increases that can come through, जितनी भी sites या off sites वापस आ रही हैं और negotiations अगले वर्ष के लिए, अगले तिमाहियों के लिए are looking at a very very positive aspect as well. At the same time I think जितनी capex requirement है I think वो well measured है और इसलिए I think जो उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं in terms of consistent earnings delivery, शायद ये एक स्टॉक है जो शायद डिलीवर कर पाए अगले कुछ तिमाहियों तक। ओके, तो ये आउटलुक है पूरा रियल एस्टेट को लेकर और कौन सी आपकी टॉपिक है। लेकिन चलिए बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। बाजार में आज देखें तो निफ्टी में बहुत रेंज में ही कारोबार हुआ है, लेकिन दिन के निचले स्तरों से देखें तो रिकवरी यहाँ पर साफ तौर से नजर आ रही है। करीब करीब 150 अंकों की रिकवरी निफ्टी में देख सकते हैं। लेकिन निफ्टी बैंक यहाँ पर अच्छी मजबूती थी और जो सपोर्ट था वो सरकारी बैंकों से काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था, अच्छी मजबूती। इसके अलावा जो कुछ सेक्टर हैं जहाँ अच्छी तेजी दिखी उसमें रियल एस्टेट, अभी बातचीत भी हो रही थी। इसके अलावा फार्मा में अच्छी तेजी थी, लेकिन दबाव आज के बाजार में देखें तो आईटी और एफएमसीजी ये दोनों सेक्टर ऐसे थे जहां पर आज के सत्र में दबाव दिख रहा है। लेकिन निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को देखते हैं कि वहां पर ज़्यादा कहाँ मजबूती आज के सत्र में देखने को मिली। निफ्टी 50 की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस में आज सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली, 6% ज़्यादा की मजबूती यहाँ पे थी। टाटा कंज्यूमर काफ़ी मजबूत था पूरा पैक और हमारे सारे एक्सपर्ट्स इस पे बुलिश भी नजर आए हैं। बाकी कंज्यूमर स्टॉक जिसमें गोदरेज कंज्यूमर जीसीपीएल पर भी बुलिश थे। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छी मजबूती आज दिखी है वो है अपोलो हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स, एमएनएम, इटर्नल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज के सत्र में अच्छी तेजी दिखी है। बैंकों में एसबीआई, दिग्गज बैंक जहां पर अच्छी तेजी थी, भारतीय एयरटेल में अच्छी तेजी थी। दबाव आज कहां से बना तो निफ्टी 50 के अगर गिरने वाले स्टॉक्स की आज बात करें तो मारुति जहां पर 3.5% के आसपास की गिरावट दिखी थी नतीजों के बाद। आईटीसी में 1.5% से ज़्यादा की कमजोरी दिखी। टीसीएस, एलएनटी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर काफ़ी गिरावट दिखी। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और अदानी एंटरप्राइजेज यहाँ पर भी आधे से 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। वायरा के स्टॉक्स की अगर बात करें जहां पर
कुछ शॉर्ट कवर्स होते हुए दिखे, जिसमें हम गोदरेज कंज्यूमर की बात कर रहे थे, रियल एस्टेट में DLF, लोढ़ा जैसे स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेजी के साथ आज कारोबार हुआ। कंज्यूमर स्टॉक्स में टाटा कंज्यूमर, फार्मा में लॉरस लैब्स जहां पर शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखी है। लेकिन कुछ ऐसे भी काउंटर्स थे जहां पे आज के सत्र में शॉर्ट बिल्डअप होते हुए भी देखने को मिला है, जिसमें मैक्स हेल्थ केयर हो, एवेन्यू सुपरमार्ट हो। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनते हुए दिख रहे। तो ये आज का पूरा सत्र आपके लिए। और ओवरऑल देखें तो आज की जो क्लोजिंग आ रही है 25,775 के आसपास आ रही है और करीब करीब 40-45 अंकों की तेजी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 325 अंकों की मजबूती आ रही है। चलिए इसी नोट पर श्रीकांत जी, मयूरेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। जाने से पहले श्रीकांत जी कुछ डिस्क्लेमर सर। तो देखिए, जितने भी स्टॉक्स आज हमने डिस्कस किए वो हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं, हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास भी हो सकते हैं, हमने उन्हें भी एडवाइस किया है। लेकिन हमारा जो पर्सनल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नील का है। ओके मयूरेश जी, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर क्या है? जो भी स्टॉक्स की चर्चा की है मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है या मेरे पर्सनल या क्लोज फैमिली मेंबर्स के पास, बट ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए होंगे। क्लाइंट्स के पास शायद इनकी होल्डिंग हो सकती है, बट प्लीज कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द स्टॉक्स डिस्कस्ड ऑन योर शो। धन्यवाद शो पे बुलाने के। शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और मुझे और सृष्टि को भी इजाजत दे। और क्लोजिंग कॉल्स को यहीं समेटेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो प्रशांत आपके लिए लेकर आएंगे कल का बाजार। चल लौटते हैं।